अब ये बात दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में हुक्मरान फौज के गुलाम हैं। जनरल ने हुक्म दिया तो उसकी तामील होनी ही चाहिए, अगर नहीं तो सत्ता से बेदखल। इसीलिए पाकिस्तान काफी अनप्रेडिक्टेबल भी है और वक्त वक्त पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचता रहता है। क्या पता अब भी रच रहा होगा। लेकिन भारत ऐसे दुश्मन से निपटना जानता है, पहले भी निपटा है, आगे भी निपट लेगा। लेकिन इस बार बॉर्डर पर बड़ी हलचल है। आमतौर पर हमारे देश के आर्मी चीफ और बड़े पर्दों पर बैठे नेता एनिमी स्टेट को लेकर, दुश्मन मुल्क को लेकर कड़े अल्फाजों का इस्तेमाल करने से बचते रहे हैं। जवाब मैदान पर ही दिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान को लेकर बेहद अग्रेसिव स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और इस सब के बीच भारत ने अपनी सैन्य ताकत में भारी इजाफा करने की भी तैयारी कर ली है। क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो देश को नहीं पता? क्या बॉर्डर से कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है? इस पेशी में सरहदों पर शौर्य की तस्वीरें और पाकिस्तान को नई चेतावनी। सरहदें बोला नहीं करती, अगर बोलती तो देश के वीर जवानों की शौर्य गाथा सुनाते सुनाते कई साल गुजर जाते। इन्हीं सरहदों पर शूरवीरों को नमन करने, उनका मनोबल बढ़ाने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। जैसलमेर का वो सरहदी इलाका जो सन 1971 में लोंगेवाला युद्ध का गवाह बना था, वो टकराव जिसमें पाकिस्तान दावा करता था कि नाश्ता जैसलमेर में करे, लेकिन तब पाकिस्तान के 2000 सैनिकों को हमारे जाबाज जवानों ने धूल चटा दी, खदेड़। अब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में खदेड़ा, भारी नुकसान पहुंचा। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर से चेतावनी दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि हमें हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले कुछ दिनों के भीतर ही रक्षा मंत्री ने देश के अलग अलग बॉर्डर जाकर पाकिस्तान को डायरेक्ट चेतावनी दी। पहले सरक्रीक बॉर्डर से कहा कि भूगोल बदल देंगे, फिर जैसलमेर में धमकाया। हमारे आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। लेकिन सवाल है ऐसा क्यों? इस तरह की एग्रेसिव पोस्चरिंग इस वक्त? क्या अगले कुछ दिनों में बॉर्डर पर बारूद बरसने वाला है? क्या पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रच रहा है? क्या इस बार आर पार की लड़ाई हो सकती है? कुछ दिन पहले का यह बयान सुनिए, तब भी पाकिस्तान को दुनिया के सामने चेतावनी दी गई थी। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। आमतौर पर इस तरह की एग्रेसिव पोस्चरिंग तभी होती है जब या तो दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास कराना हो या फिर उसके खिलाफ ऑल आउट वॉर की तैयारी करनी हो। और जिस तरह भारत अपने डिफेंस एसेट्स को बढ़ा रहा है, उससे लगता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्योंकि चंद घंटे पहले ही भारत ने 79,000 करोड़ के रक्षा खरीद के सौदे को मंजूरी दी। इसमें नाग मिसाइल सिस्टम खरीदा जाएगा, जिससे दुश्मन के वाहन, बंकर और दूसरे एसेट्स नष्ट किए जा सकेंगे। इसके अलावा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम जो दुश्मन के रडार पर नजर रखेगा। हाई मोबिलिटी व्हीकल्स भी खरीदे जाएंगे जो सेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट। नौसेना की ताकत में भी इजाफा किया जा रहा है, जिसमें नेवल सरफेस गन, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो, सुपर रैपिड गन माउंट के लिए गोला बारूद, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स की खरीद भी शामिल है। वहीं वायुसेना के लिए भी ड्रोन या मिसाइल जैसा काम करने वाला नया सिस्टम खरीदा जाएगा। खुद कई मौकों पर आर्मी चीफ, सीडीएस और डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कि अब फ्यूचर के हिसाब से जंग की तैयारी करनी होगी।
कन्वेंशनल वॉरफेयर से इधर सोचना होगा। इसीलिए सेना की ताकत में इजाफा किया जा रहा है, आगे भी किया जाता रहेगा। युद्ध बदल रहा है, उसका तरीका नहीं। दुनिया एक गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और जिस गति से ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है उसी तरीके से, उसी तेजी से वॉरफेयर के तरीके भी बदल रहे हैं। अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, वे हाइब्रिड और असिमेट्रिकल स्वरूप ले चुके हैं और इनके थिएटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जमीन से लेकर आउटर स्पेस तक फैले हुए हैं। ऐसे समय में ट्रेडिशनल डिफेंस आउटलुक अब पर्याप्त नहीं रह गया है। अगर हमें इन बदली परिस्थितियों का सामना करना है तो हमारी डिफेंस स्ट्रेटजीज को अधिक कोऑर्डिनेटेड, एडेप्टिव और प्री इम्प्टिव होना होगा। इसीलिए तो नया भारत तैयारी कर रहा है। वायुसेना को तेजस मिलने वाले 5वीं पीढ़ी के विमान के लिए रूस से भी बात हो रही है। नेवी के लिए नई क्रूज मिसाइलों की चर्चाएं तेज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान लगातार अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। इस बार करीब 7 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें घरेलू खरीद के लिए भी बड़ा हिस्सा है। यानी सरकार विदेशी हथियार तो ले ही रही है, इसके साथ साथ भारत में भी डिफेंस सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि किसी भी इवेंचुअलिटी, किसी भी सिचुएशन के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। हालांकि एक सच ये भी है कि आज का वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है कि एक दूसरे के साथ कारोबार की जंजीर बंधी हुई है। कई देश अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कोई तेल मंगाता है तो कोई खाना, कोई कपड़ा एक्सपोर्ट करता है तो कोई हथियार। जहां तक कच्चे तेल का सवाल है तो अब इसे लेकर पक्की दुश्मनी की लकीर खिंचती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब अमेरिका ने रूस पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जब किसी भी तरीके से रूस और यूक्रेन की वॉर नहीं रुकवा पाए तो लौटकर सैंक्शन वाले सिस्टम का सहारा लिया। हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने 2 रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। ये वो कंपनियां हैं जिसका कम से कम 25% पैसा सीधा रूसी सरकार को जाता है और इन्हीं कंपनियों से भारत और चीन भी तेल खरीद रहे हैं। लेकिन चूंकि अब ट्रंप ने बैन लगाया है तो सप्लाई लाइन में रुकावट आई और रूस भड़क गया, इसे युद्ध की कार्रवाई बता दिया। सवाल है कि क्या तेल पर ही युद्ध का नया मोर्चा खुलेगा? अमेरिकी प्रतिबंध का क्या असर हो सकता है? भारत क्या करेगा और दुनिया के सामने कैसी चुनौतियां हैं? आपको इस पेशी में सारे जवाब मिलेंगे। क्या तेल पर ही तीसरा विश्व युद्ध होगा? ट्रंप टैरिफ से तेल पर आ, पुतिन बौखला। तेल से यूक्रेन जंग रुकेगी या महायुद्ध की आग भड़केगी? ट्रंप ने हर दांव आजमा कर देखी। पुतिन को बुलाया, अलास्का में मीटिंग हुई, दोनों नेताओं के फोटो सेशन हुए, फोन पर घंटों घंटों लंबी बातें भी हुई। ट्रंप पुतिन को बड़ा लीडर बताते रहे, लेकिन जिस वादे को लेकर वो सत्ता में आए वो अभी तक अधूरा है। ट्रंप कहा करते थे कि मुझे राष्ट्रपति बना दो, मैं 2 मिनट में यूक्रेन जंग रुकवा दूंगा, लेकिन अब कहते हैं रूस पर तेल वाला प्रतिबंध लगा दो। जंग रोकने का यही ऑप्शन दिखता है। Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their 2 big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. We just answered having to do with the various forms of missiles and everything else that we're looking at, but we don't think that's going to be necessary. We would like to see them just take the line that has been formed over quite a long period of time and go and let's, go home. दरअसल हुआ यह है कि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने रूस पर दबाव बनाने के लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। पहले रूस पर टैरिफ और ट्रेड के नाम पर दबाव बनाया जा रहा था। इसके बाद ये तक कहा गया कि अगर रूस नहीं माना तो फिर यूक्रेन को हथियार बेचने पड़ेंगे। मगर इस पर भी जब बात नहीं बनी, जंग नहीं रुकी, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनी लुकोइल और रोजनेफ्ट पर प्रतिबंध लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिए। अब इन बयानों पर रूस की तरफ से 2 तरह का रिएक्शन आया। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका के इस कदम को
एक्ट ऑफ वॉर करार दिया, जबकि पुतिन ने कहा प्रतिबंध लगाने से रूस को झुकाया नहीं जा सकता, इससे अमेरिका और रूस के ही रिश्ते खराब होंगे। Это акт недружественный в отношении России, это очевидная вещь, и он не укрепляет российско-американские отношения, которые вот только-только начали восстанавливаться. Конечно, такими действиями администрация США наносит ущерб российско-американским отношениям. अब जिस तेल की बात रूस करता है उसका अर्थशास्त्र भी समझ लीजिए, क्योंकि इसी तेल के दम पर रूस अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। दरअसल रूस जो कच्चा तेल बेच रहा है उसके सबसे बड़े खरीदार इस वक्त भारत और चीन है। भारत के कुल तेल आयात में रूस की करीब 34% हिस्सेदारी है। इसमें भी भारत रूस से जितना तेल खरीदता है उसमें उन दो कंपनियों की 60% हिस्सेदारी है जिस पर ट्रंप ने बैन लगाया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनी ने सऊदी अरब के खफजी, इराक के बसरा मीडियम और कतर के अल शहीन जैसे कई ग्रेड के कच्चे तेल खरीदने की डील की है। इसके अलावा अमेरिका के WTI क्रूड का भी कुछ हिस्सा खरीदा गया है। ये तेल दिसंबर या जनवरी तक हिंदुस्तान में डिलीवर होने की उम्मीद है। वहीं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप के रूसी कंपनियों पर बैन लगाने के बाद चीन की रिफाइनरी कंपनीज ने समुद्री मार्ग से रूसी तेल इंपोर्ट को रोक दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका रूस की सारी सप्लाई लाइन ब्लॉक कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मिसाइलों की धमकी दी जा रही है। इस पर भी रूस ने कहा कि अगर हमारे खिलाफ मिसाइलें इस्तेमाल हो तो फिर दुनिया अंजाम भुगतने को तैयार रहेगी। Это, конечно, попытка оказать давление на Россию. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. अमेरिकी कूटनीति का सिस्टम यही है कि अगर सामने वाला सीधे तरीके से ना माने तो फिर पीछे के दरवाजे से प्रेशर डाला जाए, और वो बार बार इस बात को दोहराते भी हैं कि रूसी तेल इंपोर्ट पर बैन को लेकर उनकी बात भारत भी सुन रहा है और चीन भी। India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. That was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. China's a little bit different. You know, they're a little bit different relationship they have with Russia. It was never good, but because of Biden and Obama, they got forced together. They should never have been forced together, but they're a little bit forced. But they're by nature, they're not. They can't be friendly. They can't be friendly. By nature, they can. I hope they are friendly, frankly, but they can't be. You don't want. You should not have forced Russia and China together. And Biden did that, and Obama did that. They forced them together because of energy, because of oil, and so they are closer than they would normally be. I think I'll probably be talking about it. What I'll really be talking to them about is how do we end the war with Russia and Ukraine, whether it's through oil or energy or anything else. लेकिन बात फिलहाल भारत की नहीं, क्योंकि भारत तो अपनी राह खुद तलाशता आया है, आगे भी तलाश लेगा। लेकिन अगर रूस पर सैंक्शंस की मार पड़ने लगी, उसका सिस्टम डगमगाने लगा, तो फिर आगे क्या हो सकता है? क्या युद्ध को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? क्या अमेरिका और रूस के बीच का टकराव कोल्ड वॉर से निकलकर डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन तक पहुंच जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। तो एक जंग दुनिया में तेल के लिए लड़ी जा रही है, तो एक जंग देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ने की तैयारी है। देश की राजधानी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिवाली के बाद से ही हवा जहरीली बनी हुई है। कभी कभी तो लोगों को कम विजिबिलिटी का सामना भी करना पड़ रहा है। आज सुबह की बात करें तो धुंध का घना पर्दा छाया रहा। दिल्ली के कई इलाकों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर गया, जिससे लोगों को सांस लेने में और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। लेकिन इन समस्याओं से जूझते दिल्ली वासियों के लिए अब एक अच्छी खबर आई है। दिल्ली सरकार ने पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम यानी कि नकली बारिश करवाने की तैयारी कर ली है, जिससे प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। दिवाली के बाद दिल्ली और NCR की हवा
जहरीली होती दिखाई दे रही है। आसमान में छाई स्मॉग की मोटी परत और AQI का स्तर बढ़ने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इन्हीं हालातों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने नकली बारिश कराने की दिशा में पहला कदम उठाया है। दिल्ली सरकार और IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफल आयोजन किया। क्लाउड सीडिंग दिल्ली की ज़रूरत है और पहले प्रयोग है अपने ही प्रकार का, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं था, और इसे हम अपना दिल्ली पे अपना करके देखना चाहते हैं कि शायद दिल्ली के पर्यावरण की ये जो बहुत ही गंभीर समस्या है, इसके द्वारा हम उस पर नियंत्रण पा सकें। तो दिल्ली वालों की दुआएं सरकार के साथ है और हमें लगता है कि ये सफल प्रयोग रहेगा और आगे भविष्य में फिर ये पर्यावरण की जो दिक्कतें हैं सर्दियों के समय की, उसको हम काबू पा सकेंगे। दरअसल हर दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण की समस्या लोगों के लिए आफत बन जाती है। आंकड़ों की ही बात कर लें तो दिवाली वाले दिन ही दिल्ली का औसत AQI 341 रिकॉर्ड किया गया था, जो पिछले सालों की तुलना में सबसे ज्यादा रहा। इससे पहले साल 2024 में 330, साल 2023 में 218, 2022 में 312 और साल 2021 में औसत AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 था। यही वजह है कि इस बार दमघोटू प्रदूषण से मुक्ति के लिए राजधानी में क्लाउड सीडिंग यानी नकली बारिश कराने का फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान IIT कानपुर हवाई पट्टी से शुरू होकर मेरठ, खेकरा, बुराड़ी, सड़कपुर, भोजपुर, अलीगढ़ और कानपुर के मार्ग से खेकरा से बुराड़ी के बीच क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स फायर किए गए। इस दौरान विमान और उपकरणों की कार्यक्षमता, सुरक्षा प्रोटोकॉल का मूल्यांकन किया गया। This was done in the afternoon when a Cessna aircraft flew from our airstrip, went to Delhi, did a seeding in Bidhuni area and then returned by evening to our campus. This was a trial run when flares were fired under the clouds and all the other systems were checked and everything was found to be working properly. इस ट्रायल रन के बाद दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि एक्सपर्ट्स ने बुराड़ी इलाके में इसका सफल परीक्षण किया। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की मौजूदगी की संभावना बताई और अगर सब कुछ ठीक रहा, परिस्थितियां अनुकूल रही, तो फिर 29 अक्टूबर को दिल्ली पहली नकली बारिश का अनुभव कर सकती है। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कन्फर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं जिससे बरसात हो। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे। दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। अब ये क्लाउड सीडिंग यानी नकली बारिश आखिर होती क्या है, वो भी समझ लीजिए। दरअसल ये एक मौसम परिवर्तन करने की तकनीक है। इसे बादलों को बीजने की तकनीक भी कहते हैं, जिसमें सेस्ना एयरक्राफ्ट के विंग्स के नीचे 8 से 10 पॉकेट लगाए जाते हैं। इसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जैसे रासायनिक फ्लेयर्स भरे होते हैं। सेस्ना एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद कंट्रोल पैनल से बटन दबाते ही ये फ्लेयर्स बादलों में छोड़े जाते हैं ताकि नमी के कण इकट्ठा होकर बारिश की बूंद बना सकें और उससे बरसात हो सके। अब आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है क्लाउड सीडिंग करने वाला एयरक्राफ्ट के अंदर का नजारा। NDTV के साइंस एडिटर पल्लव बागला की ये रिपोर्ट देख लीजिए, जो कुछ वक्त पहले की। इन दिनों वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हैं आखिर वो कौन से हालात हैं जिनमें क्लाउड सीडिंग कराई जानी चाहिए। ये मानसून क्लाउड वार्म रहते हैं। मानसून क्लाउड्स में इतना ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया है, सो उसके बारे में हम लोग जांच करेंगे। इसके लिए 2 खास प्लेन या हवाई जहाज किराए पर लिए गए हैं, जिनमें एक बादल के बीच कैल्शियम और पोटेशियम क्लोराइड से बने एक खास रसायन को छिड़काव करता है, जबकि दूसरा प्लेन एक उड़ती हुई प्रयोगशाला है जो इस प्रयोग के नतीजों का विश्लेषण करती है। ये नमी सोखने वाला धुआं है जिसे बादल की सतह पर जलाया जाएगा। फिर बादलों पर रसायन का छिड़काव होगा और हम इनके बीच उड़कर बारिश को मापेंगे। मैं यहाँ धरती के तल से करीब 3000 मीटर ऊपर एक खास हवाई जहाज में हूँ, जो एक बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ये
भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है मॉनसून को समझने के लिए और आर्टिफिशियल रेन को पैदा करने की तकनीक इजाद करने के लिए। जानकारी के मुताबिक क्लाउड सीडिंग यानी नकली बारिश कराने का खर्च लगभग 12.5 लाख रुपए से 41 लाख रुपए के बीच आता है और ये खर्च निर्भर करता है जगह, तरीके और क्षेत्र के आकार पर। लेकिन अब इस तकनीक के बाद उम्मीद तो यही है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में गिरावट आएगी और फिर से हवा सांस लेने लायक बन जाएगी। दिवाली पर दिल्ली में प्रदूषण हुआ तो मध्य प्रदेश में कई लोगों की दिवाली एक जुगाड़ वाली बंदूक की वजह से काली हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया पर देसी जुगाड़ वाली बंदूक बनाने वाली रील्स देखी, उन्हें फॉलो किया और फिर उसकी वजह से कई लोगों की आंखों की रोशनी जाती रही। इन जुगाड़ वाली बंदूक को कार्बाइड गन के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से ये धड़ल्ले से बेची भी गई। लेकिन भोपाल और विदिशा में इन देसी जुगाड़ वाली बंदूकों से बच्चों को काफी परेशानी हुई है। 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए, इनमें कई बच्चे शामिल हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है, चिंगारी चली गई, रेटिना खराब हो गया, शायद ही वो आगे देख सकें। आज कार्बाइड वाली गन पर कचहरी लगाना बनता है क्योंकि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, आपके घर परिवार से जुड़ी खबर है। सोशल मीडिया पर इन रील्स की बाढ़ है। इन रील्स को देखने के बाद शायद ही किसी को अंदाजा हुआ होगा कि जिस जुगाड़ वाली बंदूक से दिवाली मनाई जा रही थी, कोई कह रहा था कि घर बैठे बैठे गन बना लीजिए, तो कोई ऐसा था जो गन बनाकर उसे फायर करता दिखाई दिया। गैस लाइटर, प्लास्टिक का पाइप, कुछ केमिकल और हो गई तैयार ये कार्बाइड गन। लेकिन यही कार्बाइड गन यानी देसी जुगाड़ वाली बंदूक मध्य प्रदेश में कई लोगों को जिंदगी भर का जख्म दे गई, आंख फोड़ने वाली साबित हुई। कई ऐसे हैं जो अब जिंदगी भर देख नहीं पाएंगे, उनकी आंखों की रोशनी इस देसी जुगाड़ ने छीन ली। कम से कम 300 लोग इस कार्बाइड गन की वजह से घायल हैं। 14 ऐसे हैं जिनकी एक आंख काफी डैमेज हो चुकी है। इसमें बच्चे और जवान दोनों शामिल हैं। कुछ लोगों का कहना था कि वो सिर्फ गन के अंदर झांक रहे तभी बारूद फट गया। को ऐसे हवा में चलाया तो वो चला नहीं और उसको ऐसे आंख में देख रहे थे चला गए तो वो चल गया। डॉक्टर बोल रहे हैं हो जाएगा ठीक, लेकिन पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाएगा। आजकल क्या है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इसकी वीडियो चल रही थी तो बहुत दिन से वीडियो आ रही थी तो मैंने कहा इसको बना के देखता हूँ। तो इसको मैंने घर पे बनाने, वो बोल रहे थे ऐसे ऐसे बनाना है घर पे, तो वैसे मैंने उसको बना लिया। पूरा खाली करके उसको देखा और लाइटर चल गया हाथ से, तो वो आँख पे इधर देख ही रहा था मैं और लाइटर चल गया बाद में, तो बाद में ब्लास्ट हुआ। कुछ नहीं दिख रहा एक आँख से। इसका मतलब यह है कि कई लोगों ने दिवाली पर कार्बाइड गन वाली रील्स देखी। सोशल मीडिया पर रील्स के चक्कर में इस खतरनाक जुगाड़ को बनाने की कोशिश की। कुछ की बंदूक बन गई, जबकि कई ऐसे थे जो हादसे का शिकार हुए। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिनके पास बच्चे ये बंदूक लेकर आए, कहने लगे चलती नहीं, देख लीजिए। उन्होंने पाइप में झांक कर देखा, तभी धमाका हुआ। बच्चे हैं सर, छोटे छोटे मोहल्ले में गन लेके आए, चलाई उनने, नहीं चल रही थी साहब। मेरे पास लेके आए कि नहीं चल रही है, मैंने भी चलाई, नहीं चली साहब। मैंने देखा कि कुछ है इसमें, देखा आँख लगा के और नीचे से लाइटर चल गया साहब। पूरा जैसे ही चला साहब, अंधेरा हो गया, पूरे जीवन में ही अंधेरा हो गया साहब। हम उसको 3-4 बार चला रहे थे तो चौथी बार में नहीं चल रही थी, तो एकदम लाइटर देख रहे थे, उसको ढांक के देख रहे थे तो एकदम वो चल गई, लाइटर दब गया था। तो क्या हुआ? आँख में चल गई थी बारूद। नहीं, जब चला रहे थे ना, जब चली नहीं, वो 1-2 बार चलाई, जब चल गई थी वो, उसमें कार्बेट डाला, फिर निकाल दिया था कार्बेट को। अब नहीं चली तो रख दी थी थोड़ी देर के लिए रख दी। फिर उसको हम उठा के रखने गए तो एकदम लाइटर नीचे रख दिया हमने, तो एकदम फूट गई वो, तो आँख में ही पड़ी फिर। यानी कई बच्चे ऐसे थे जो गन शॉट से नहीं बल्कि जुगाड़ वाली बंदूक में खराबी को देखने की वजह से हादसे का शिकार हुए, अस्पताल पहुंचे, आंख पर पट्टी बंध गई। अब सवाल है कि पुलिस ने क्या किया और प्रशासन क्या कर रहा है। पता चला कि पुलिस ने भोपाल में 40 से ज्यादा कार्बाइड गन के साथ एक युवक को पकड़ा। कम से कम 2 FIR दर्ज की गई। विदिशा में भी एक्शन हुआ। अलर्ट था, अवेयर थे लोग, तो उनको स्पेस नहीं मिला, तो जिन्होंने गली कूचों में, रोड किनारे और यहाँ दुकान लगा के, लीगली दुकान लगा के बेचना शुरू किया था,
और जिसमें इसके यूजेस के कुछ केस हुए जिसमें बच्चों को दिक्कत हुई आंखों में। जैसे ही अलर्ट मिला तो इसको गंभीरता से लिया गया और इसमें तत्काल कार्रवाई की गई। तो अब केस नए केस बिल्कुल नहीं आ रहे हैं अभी, और जो कार्रवाइयां उन्हें व्यक्तिगत कार्रवाई भी कर रहे हैं, अलर्ट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को इतना नुकसान पहुंचाने वाली कार्बाइड गन आखिर बनती कैसे और क्यों ये इतनी खतरनाक है, आइए समझते हैं। सर इसमें कार्बाइड डालते हैं, छोटा सा टुकड़ा होता है, फिर उसमें थोड़ा पानी डाल के इसको ऐसे बंद कर देते हैं ताकि गैस नहीं निकले। उसको खूब ऐसे करते हैं ताकि इसका प्रेशर बन जाए गैस का। और यहाँ पर एक लाइटर होता है गैस जलाने वाला, उससे पुश करते हैं तो फिर यहाँ से वो धमाका निकलता है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ से जब वो धमाका कर निकलता है तो उसकी गैस पूरी निकलती है। तो अब वो बच्चे सब खड़े ही होते हैं लगभग, तो वो देखते हैं तो उनकी आंखों में जाता ही है। बच्चों को ज़्यादा शौक होता है हर चीज़ देखने का, करने का। तो ये कैल्शियम कार्बाइड, और इसमें बताते हैं कि जो लाइटर या मैचस्टिक होता है, गन पाउडर होता है, और इसमें जब पानी मिलाते हैं तो बोला जाता है कि एसिटिलीन गैस बनती है, जिससे कि एक ताकतवर धमाका होता है। दिवाली पर लोगों में नए पटाखों का क्रेज होता है, ये आम बात है। खासकर बच्चे बेहद एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस कार्बाइड गन यानी जुगाड़ वाले सिस्टम बच्चों को नुकसान पहुंचाए, उससे सबक यही मिलता है कि किसी भी चीज पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। खासकर जो लोग रील्स बनाकर टॉय गन बनाने की बात करते हैं, उन पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ना तो एक्सपर्ट ना ही सेफ्टी का ध्यान। नतीजा आपके सामने, कई लोगों की आंख खराब होने के कगार पर पहुंचे। उम्मीद है लोगों की अगली दिवाली इस तरह काली नहीं होगी।